नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राष्ट्रपति मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा है, जहां पर 3 जुलाई से 1 अगस्त तक उनका दौरा रहने वाला है। झारखंड, पश्चिम बंगाल का यह दौरा। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। एम्स कल्याणी में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देवघर एम्स के कार्यक्रम में भी वो मौजूद रहने वाली हैं। धनबाद के IIT ISM का 45वां दीक्षांत समारोह होने वाला है और इस मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है और मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आएंगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है और इसी के साथ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति शिरकत करते हुए नजर आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शिरकत करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय उनका यह दौरा रहने वाला है। झारखंड और पश्चिम बंगाल वो जाएंगे। ऐसे में कई सारे ऐसे अहम कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करती हुई नजर आएंगे बतौर मुख्य अतिथि। और राष्ट्रपति मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये दौरा रहने वाला है। झारखंड, पश्चिम बंगाल का दौरा, जहां दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी। बता दें कि एम्स कल्याणी में मुख्य अतिथि बनेंगे और इसी के साथ देवघर एम्स के कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। धनबाद के IIT ISM का 45वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करते हुए नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है, जहां झारखंड और पश्चिम बंगाल वो जाएंगे और ऐसे में कई सारे अहम दीक्षांत समारोह रहने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे और बतौर मुख्य अतिथि वो यहां पर शिरकत करने पहुंचेंगे। और उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी काफी ज्यादा कड़ी करी गई हैं, यानी हर एक स्तर पर व्यवस्थाएं उनके आगमन को लेकर यहाँ पर की गई हैं। ऐसे में लगातार तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियां पुख्ता की गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसरो नासा के सबसे बड़े मिशन की लॉन्चिंग आज होनी है। सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने वाला है, जहां श्रीहरिकोटा से निस्सार लॉन्चिंग होगी और इसी के साथ शाम 5:40 पर रॉकेट उड़ान भरेगा। GSLV F-16 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण होगा। शाम 5:40 का समय इसके लिए बताया गया है, जब रॉकेट जो है वो उड़ान भरेगा, लॉन्च होगा। ऐसे में काफी ज्यादा इससे महत्वाकांक्षाएं भी सबकी, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा ये बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र जारी है और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। संसद में आज अहम चर्चा संभव है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी है और मॉनसून सत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। और अब तक पूरा सत्र जो है वो बेहद हंगामेदार रहा है। ऐसे में आज का दिन भी हंगामे से भरा हो सकता है, बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारी कर रहा है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 4 लेन सड़क का उद्घाटन इस समय करेंगे और चांदपुर भदोही 4 लेन जनता को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, खासकर विकास के मद्देनजर, जहां पर 266 करोड़ से बनी 4 लेन सड़क का वो उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में सबसे बड़ी परियोजना जो है वो पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय उनका यह दौरा रहने वाला है। 2 अगस्त को पहुंचेंगे। ऐसे में उनके आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आगमन रहा, जहां पर तमाम तैयारियों के पुख्ता इंतजाम उन्होंने सुनिश्चित किए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, जहां 2 अगस्त को वाराणसी आएंगे और विकास की बड़ी सौगात अपने साथ वो लेकर आ रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर जनता को वो समर्पित करते हुए नजर आएंगे। और उनके आगमन को लेकर फिलहाल वाराणसी भी बिल्कुल तैयार है और प्रशासन इसको लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और इसी के साथ मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया गया है। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत भूमि विवाद, इलाज और प्रशासनिक समस्या लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की बात शांतिपूर्वक सुनी है और ये भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। खासतौर पर अधिकारियों को यहां पर निर्देशित किया गया है, कोई भी ढिलाई निस्तारण में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द यानी तुरंत जो है जल्द से जल्द फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और भारी संख्या में यानी तादाद में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन जन के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी हैं और आश्वासन उनकी ओर से दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहां पर मौजूद अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी फरियादी जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे हैं अपनी समस्या लेकर, उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द हो और इसी के साथ कोई भी ढिलाई या फिर लापरवाही निस्तारण में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा रहने वाला है। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात संभावित है और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं साय। सांसदों संग एक बैठक भी उनकी रहेगी और दिल्ली में सांसदों संग रात्रि भोज भी है, यानी डिनर में भी वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा रहने वाला है और इस दौरान उनकी कई सारी अहम मुलाकातें होनी है, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ रात्रि भोज में भी वो जो है मंत्रियों के साथ शामिल होंगे और सांसदों के संग उनकी जो ये मुलाकात है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही। कई सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा जो है वो संभावित है। सीएम विष्णुदेव साय का ये दिल्ली दौरा और ऐसे में कई सारे सांसदों से उनकी मुलाकात होनी है और इसी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात जो है वो संभावित है, यानी मुलाकात वो कर सकते हैं और इसी के साथ साथ रात्रि भोज यानी डिनर में भी वो सांसदों के साथ शामिल होंगे। ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से मुद्दों पर इस दौरान बातचीत होती है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के विकास के मद्देनजर भी क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, देखना भी महत्वपूर्ण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक सेल्फ वीडियो संदेश जारी करते हुए सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघ संरक्षण को लेकर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सीएम धामी ने बताया कि आज देश भर में 3600 से ज्यादा बाघ हैं, जो विश्व स्तर पर भारत की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड 560 बाघों की उपस्थिति के साथ देश के शीर्ष 3 बाघ बहुल राज्यों में शामिल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे वन्य जीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जागरूक बने और सरकार के प्रयासों में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन और वन्य जीव उत्तराखंड की पहचान और गौरव है, जिनकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आगे क्या कुछ कहा गया सुनिए। आज मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय
टाइगर दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे देश के अंदर 3600 से अधिक टाइगरों की उपस्थिति दर्ज है और उत्तराखंड राज्य में भी 560 टाइगरों की संख्या के साथ राज्य के टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य इसमें सम्मिलित है। और टाइगरों की सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे और उनकी सेवाओं का लाभ बाघों की, टाइगरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से राज्य के अंदर उपयोग में लाएंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भोपाल में भारी बारिश का असर लगातार जारी है। नर्सरी से 12वीं तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी और अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे, ऐलान किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। शिक्षक स्कूलों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, कहा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारी बारिश का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, पीएसी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, भीड़ प्रबंधन और इसी के साथ रेस्क्यू की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तय समय में घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की, जिससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी आपदा या आतंकी खतरे से निपटने के लिए तंत्र पूरी तरह तैयार है। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत एक भव्य वॉकथॉन का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और इसी के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। वॉकथॉन ने बीएसएफ के जवानों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों
को उत्साहित किया और इसी के साथ उन्होंने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। इस अवसर पर देशभक्ति के गीतों नारों के साथ प्रतिभागियों ने शहर की सड़कों पर मार्च किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये पहल विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधताओं को जोड़ने और एकता का संदेश फैलाने में सहायक है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के चलते धरहाली और सक्तो नदी उफान पर है और तेज बहाव के साथ बह रही है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वे नदी नालों के किनारे न जाएं और पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचें। डोडा जिले में भी लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव टीमों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपको। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी कैंप तबाह किए और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। अब ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है और ऑपरेशन महादेव सिर्फ 3 आतंकियों की मौत नहीं बल्कि ये उस जंग की शुरुआत है जो हमारे देश की मिट्टी से आतंक और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए लड़ी जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की शांत वादियों में जहां सैलानी हर साल सुकून तलाशते हैं, वहां उस दिन सिर्फ चीखें थी। वेस्टर्न घाटी में 26 निर्दोष लोग मार दिए गए। ना कोई चेतावनी, ना कोई दया। आतंकियों ने धर्म पूछा और जिनके उत्तर उन्हें मंजूर नहीं थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। गोलियों की बौछार में भारत की आत्मा
छलनी कर दी गई। ये हमला महज एक आतंकी हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। जिस संगठन ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली वो था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। एक नाम जो लश्कर तैयबा जैसे संगठनों की छाया में पलता है। उनके इरादे साफ थे कि भारत को डराना है, बांटना है और झुकाना है, लेकिन वो भूल गए कि भारत झुकता नहीं है, जवाब देता है और प्रहार भी करता है। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाता है। 7 मई 2025, सिर्फ 15 दिन बाद भारत ने पहला जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। रात के अंधेरे में उड़ते भारतीय फाइटर जेट्स ने सीमा पार पाकिस्तान और POK में छिपे 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जहां से आदेश दिए गए थे वो अब राख में पड़े थे। भारत ने संदेश दे दिया था कि अब खून का हिसाब लिया जाएगा, और वो भी दुश्मन की जमीन पर। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। पहलगाम के हत्यारे जो जिंदा थे। इस बार भारत को जमीन पर एक एक को खोजकर खत्म करना था। भारत ने जवाब देने का संकल्प लिया, और जब संकल्प शिव का हो तो संहार निश्चित है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर शुरू किया एक संयुक्त अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये न्याय था, और ये न्याय उसी जमीन पर था जहां महादेव की चोटी खड़ी है और जहां से न्याय के लिए तीसरा नेत्र खुलता है। ऑपरेशन महादेव एक दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये 96 दिन की बारीक निगरानी, खुफिया जानकारी और बेहद सटीक योजना का परिणाम है। सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल फोर्स पैरा यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF सभी एक ही मिशन में लगे थे। दाचीगाम से लेकर हरवान तक के जंगलों में आतंकियों को तलाशने का अभियान, सैटेलाइट इमेजरी से लेकर स्थानीय मुखबिरों तक हर एक सूत्र पर काम हुआ, और आखिरकार 26 जुलाई को एक कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिव हुई, एक सिग्नल जो हमें उनकी मौजूदगी का पता देता था। ऑर्डर आया, टारगेट लॉक्ड। लीडवास फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन महादेव सक्रिय हुआ। और फिर आई 28 जुलाई की सुबह, सावन के तीसरे सोमवार का दिन। भक्त शिव के दर्शन को मंदिरों में जुटे थे, और उधर भारतीय सैनिक महादेव की चोटी के नीचे आतंक के खिलाफ तीसरा नेत्र खोलने जा रहे थे। सुबह 11:30 बजे लिडवास के जंगलों में एक टेंट दिखा। 4 पैरा की टीम आगे बढ़ी। टेंट में 3 आतंकी थे, सो रहे थे, निश्चिंत, लेकिन भारत जाग रहा था। 6 घंटे तक घनघोर गोलीबारी हुई, जंगल थर्रा उठा। एक के बाद एक तीनों आतंकी मारे गए। उनमें था हाशिम मूसा, अबू सुलेमान के नाम से पहचान रखने वाला वही क्रूर चेहरा जिसने पहलगाम और सोनमर्ग हमले की साजिश रची थी। उसके साथ 2 अन्य संभावित यासीर और हमजा लश्कर से जुड़े दुर्दांत आतंकी। इनके पास से बरामद हुए हथियार, पाकिस्तानी करेंसी, रेडियो डिवाइसेस और सैटेलाइट फोन थे। ये जानना भी जरूरी है कि ऑपरेशन का नाम महादेव यूं ही नहीं चुना गया। श्रीनगर के न्यूथीड क्षेत्र में स्थित महादेव पीक जबरवान रेंज की सबसे ऊंची और पवित्र चोटी है। वहीं से दिखता है लिडवास, मुलनार और वो जंगल जहां से आतंक पलता है। इस चोटी का नाम शिव से जुड़ा है, और सावन के महीने में यही पीक अमरनाथ यात्रा का गेटवे बनती है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहीं कुछ वहशी आतंकियों ने जमीन को अपवित्र किया, लेकिन महादेव की धरती पर इस अन्याय के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। जिस वक्त ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में सरकार का रुख पूरी तरह साफ किया और इसी के साथ हुंकार भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले का न सिर्फ जवाब देगा, बल्कि वो जवाब निर्णायक और स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया को सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि नैतिकता, राष्ट्रीय दृढ़ता और राजनीतिक सूझबूझ का भी परिचय दिया है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी
और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। यह ऑपरेशन किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय के नाम पर किया गया था। भारत कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन जब हमला सहता है तो फिर जवाब भी देता है। ऐसा कि दुश्मन की पीढ़ियां याद रखें। 26 निर्दोष लोगों की जान की कीमत आतंकियों ने चुकाई, उसी जमीन पर, उसी जंगल में जहां वे छिपे थे। ऑपरेशन महादेव सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने का नाम नहीं था, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास को कायम रखने की कसम थी। ऑपरेशन महादेव सिर्फ 3 आतंकियों की मौत नहीं है, बल्कि ये उस जंग की शुरुआत है जो हमारे देश की मिट्टी से आतंक और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए लड़ी जा रही है। 96 दिनों तक चली इस गुप्त रणनीति ने साबित किया कि भारत की सेना और सुरक्षा बल धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन ये सिर्फ एक अध्याय है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। आतंकवाद के हर ठिकाने को नष्ट करने, उसकी सोच को मिटाने और हमारे देश को सुरक्षित बनाने का संकल्प और भी दृढ़ हो चुका है। इस मिट्टी की रक्षा के लिए हमारे जवान हर समय तैयार हैं और जब भी देश को जरूरत होगी वे एक सशक्त और निर्णायक वार करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन महादेव हमें ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ अंत नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए संकल्प की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट आर्यन। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।